परंपरागत का अध्ययन किया, परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया, फिर हमने आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया, फिर हमने आधुनिक या समसामयिक फिर हमने व्यवहारवाद का अध्ययन किया, व्यवहारवाद का अध्ययन किया। ये जो 3 दृष्टिकोण हुए थे, इस दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण में थोड़ी भिन्नता है। परंपरागत दृष्टिकोण का जिन लोगों ने कमियां नजर आई, जिन लोगों ने आलोचना की, वो दूसरे लोग थे, दूसरे राजनीतिज्ञ थे, जिन दूसरे राजनीतिक राज्य और सरकार से अपरिपूर्ण अध्ययन माना। उन्होंने मानव क्रियाओं, शक्ति, समाज व्यवस्था और निर्णय निर्माण का अध्ययन बताया राजनीति विज्ञान को। किंतु व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड स्टल ने परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों के अनुसार व्यवहारवाद का शीर्षक दिया, व्यवहारवाद का। पर यहाँ एक बड़ी विडंबना की स्थिति है। यहाँ डेविड स्टल ने खुद ने अपनी कमियों को व्यवहारवाद में पूर्ण बताते हुए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म दिया। उत्तर व्यवहारवाद ऊपर वालों में इनमें क्या करनी है? परंपरागत दृष्टिकोण के आलोचक अलग थे और व्यवहारवाद के डेविड स्टल प्रणेता थे और परंपरागत के आलोचक थे, और उन्होंने व्यवहारवाद का विवेचना की। किंतु उत्तर व्यवहारवाद की विवेचना इसी डेविड स्टल ने व्यवहारवाद को अपूर्ण अध्ययन मानते हुए की। डेविड स्टल महोदय कहते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति में हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। डेविड स्टल कहते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति में हम अपने अध्ययन को सार्थकता नहीं दे सकते। व्यवहारवादी क्रांति में हम अपने अध्ययन को, हम अपने विश्लेषण को, अध्ययन या विश्लेषण हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। समझ गए इस बात को कि ऊपर वालों में से परंपरा की आलोचना करने वाले आधुनिक दिया और परंपरा की आलोचना करने वाले या फिर व्यवहारवाद की विवेचना करने वाले डेविड स्टल थे। किंतु डेविड वैज्ञानिक ने या डेविड स्टल ने व्यवहारवाद दिया, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद दिया। उन्होंने ये कहा कि व्यवहारवादी क्रांति में हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, हम अपने अध्ययन को सही रूप नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। इसी दृष्टिकोण के लिए उन्होंने ये बताया, उन्होंने 1960 से पहले की बात, 1960 से पहले की बात की या व्यवहारवाद की बात की। उन्होंने व्यवहारवाद में एक बात उनकी दृष्टि से कमी महसूस हुई, एक बात में उनकी बात से कमी महसूस हुई। उन्होंने ये कहा कि व्यवहारवाद में हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए, आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। ये कहते हैं डेविड स्टल। डेविड स्टल कहते हैं कि हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। किसमें नहीं दे पाए? व्यवहारवाद।
डेविड स्टनमोदिया कहते हैं कि व्यवहारवाद में हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। व्यवहारवाद में हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। ये कमी थी व्यवहारवाद की क्या कमी थी? ये कमी थी कि हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। और इसके दो नारे थे या इसमें दो कमियां थी। कर्म और प्रासंगिकता का अभाव था। किसमें कर्म और प्रासंगिकता का अभाव था? व्यवहारवाद में कर्म और प्रासंगिकता का अभाव था। और आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दिया, कर्म और प्रासंगिकता का अभाव था, इसलिए हम उसका सही विश्लेषण नहीं कर पाए। अब ये स्थिति पैदा हुई कि जब उनका कर्म और प्रासंगिकता का अभाव था, आधारभूत तथ्यों के मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने नवीन दृष्टिकोण अपनाया। और इस नवीन दृष्टिकोण में कर्म और प्रासंगिकता को स्थान दिया गया। कर्म और प्रासंगिकता को स्थान दिया गया। और कर्म और प्रासंगिकता को जिसमें स्थान दिया गया उसे हमने उत्तर व्यवहारवाद कहा। देखिए एक बार थोड़ा पुनः समझ लीजिए कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो आलोचक थे उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण दिया। परंपरागतवाद के जो आलोचक थे उन्होंने व्यवहारवाद दिया। और जिन्होंने व्यवहारवाद दिया डेविड स्टन ने, उन्होंने व्यवहारवाद की कमियां बताते हुए उत्तर व्यवहारवाद दिया। और उन्होंने कमियां क्या बताई? उन्होंने कहा व्यवहारवादी क्रांति में हम विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे पाए, या व्यवहारवादी क्रांति में हम विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। कर्म और प्रासंगिकता को स्थान नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवाद की तरफ जाना होगा। डेविड स्टनमोदिया कहते हैं कि व्यवहारवाद में हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? कि इसमें कर्म और प्रासंगिकता का अभाव था। इसलिए कर्म और प्रासंगिकता के अध्ययन के साथ कर्म और प्रासंगिकता के द्वारा हमने नवीन दृष्टिकोण दिया। उस नवीन दृष्टिकोण का नाम उत्तर व्यवहारवाद दिया। नए दृष्टिकोण का नाम उत्तर व्यवहारवाद दिया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी क्रांति की रूढ़िवादिता के कारण हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में कि व्यवहारवाद के प्रेरणा डेविड स्टन को जब व्यवहारवाद में कमियां महसूस हुई तो उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। उन्होंने अपनी एक लाइन में इस बात को क्लियर करने की कोशिश की, स्पष्ट करने की कोशिश की कि व्यवहारवादी
व्यवहारवादी क्रांति में हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवाद की जरूरत है। व्यवहारवाद का सार्थक विश्लेषण क्या था कि हम आधारभूत मूल्यों को स्थान नहीं दे पाए। आधारभूत मूल्यों को इसलिए स्थान नहीं दे पाए कि क्रम और प्रासंगिकता का अभाव था, इसलिए आधारभूत मूल्यों को स्थान देने के लिए क्रम और प्रासंगिकता को अपनाकर नवीन दृष्टिकोण जो क्रम और प्रासंगिकता पर आधारित था, उसका नाम डेविड स्टीनमोदियन ने उत्तर व्यवहारवाद दिया। उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का जन्म व्यवहारवाद की क्रांति के रूढ़िवादिता के कारण हुआ, और जब रूढ़िवादिता के कारण हुआ तो इसके क्या कारण रहे हैं ये हमें लिखना है। व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। मूल्य, आधारभूत मूल्य, क्रम और प्रासंगिकता और रूढ़िवादिता। फिर भी हम इसका पॉइंट वाले अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1 है व्यवहारवाद के विरुद्ध। व्यवहारवाद के विरुद्ध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति या इसके प्रणेता व्यवहारवाद के विरुद्ध थे। उन्होंने व्यवहारवाद के विरुद्ध एक नई विचारधारा का जन्म दिया जो आधारभूत मूल्यों को स्थान दे पाई, क्रम और प्रासंगिकता के साथ लेके, और जो नवीन दृष्टिकोण लिया जिससे उन्होंने क्रम और प्रासंगिकता को साथ रखा, उसको उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद दिया। इसलिए व्यवहारवाद के विरुद्ध, व्यवहारवाद के विरुद्ध उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति क्या थी? व्यवहारवाद के विरुद्ध। दूसरा, समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील, यानी शास्त्रों में भी कहा गया है 4 कोस पर प्राणी बदले 8 कोस पर वाणी। इंसान की नियत का पता नहीं कब बदल जाता। तो इसको हम उस वे से जोड़ते हुए किस वे से? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में व्यक्ति और समाज के व्यवहार का अध्ययन करके हमने व्यवहारवाद दृष्टिकोण दिया। तो उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का एक कारण ये भी रहा कि उसके आधार पर हम किसी दृष्टिकोण नहीं दे सकते, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रवृत्ति परिवर्तनशील रहती है, अर्थात वो समय अनुसार बदलती रहती है, अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग रहती है। नंबर 3, व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। नंबर 3, व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। व्यवहारवादियों ने जो शोध किया, जो निष्कर्ष निकाला, वो बड़े पैमाने पे, और जब बड़े पैमाने पे किया तो उस शोध में कमियां रहना स्वाभाविक था। इसलिए डेविड स्टीनमोदियन व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष के कारण भी नया दृष्टिकोण देना पड़ा, जिसका उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद किया। नंबर 4, व्यवहारवादी क्रांति के साथ व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज
व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्था और विश्व संकट, राज व्यवस्था और विश्व संकट। व्यवहारवादी क्रांति ऐसी क्रांति थी या ऐसी क्रांति थी जिसे हम यह मान सकते हैं कि इससे विश्व संकट की आशंका है, इससे विश्व संकट हो सकता है, क्योंकि सभी तथ्यों का जब बड़े रूप में, बड़े अर्थों में हम अध्ययन करते हैं तो सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाना मुश्किल होता है। तो इस कारण चौथे इसका कारण था व्यवहारवाद के साथ, व्यवहारवादी क्रांति के साथ समाज में, विश्व राज व्यवस्था में विश्व संकट था। और विश्व संकट के कारण जो नया दृष्टिकोण दिया गया ये उत्तर व्यवहारवाद था। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के लक्षण, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के लक्षण, क्रांति के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति। एक ही बात, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के लक्षण, विशेषताएं और प्रकृति। इनमें पहला आता है प्रवृत्ति से पूर्व सार, प्रवृत्ति से पूर्व सार। प्रवृत्ति से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवाद में सबसे बड़ा लक्षण यह है कि किसी भी विधि को उपयोग करने से पहले आधारभूत मूल्यों का साथ लेते हुए उसका सार निकालते हैं, उसकी मूल्यांकन करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद में हम अध्ययन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हमें नए तथ्यों को प्रवेश देना है, नई चीजों का ध्यान देना है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति के कारणों में हमने पढ़ा था, कारणों में हमने समझा था कि समाज और मानव का व्यवहार परिवर्तनशील रहता है और समाज और मानव का व्यवहार परिवर्तनशील रहने से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के लक्षणों में आता है कि हमें सबसे पहले उन तथ्यों पर ध्यान देना है, उन बंधुओं पर ध्यान देना है जो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। यानी हमें सामाजिक परिवर्तन के बल पर देने के बाद उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति करनी है। नंबर 3, समस्याओं के विश्वसनीयता निदान की आवश्यकता। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझने की कोशिश करते हैं, हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवहारवाद में जो समस्याएं ली जाती थी उनका निदान विश्वसनीय नहीं माना जाता था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद जब व्यवहारवाद की कमियों के परिणाम स्वरूप नया दृष्टिकोण आया, नई विचारधारा आई, तो उसका सबसे मुख्य लक्षण यह है कि समस्याओं का निदान है वो विश्वसनीय होना चाहिए। नंबर 4, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। हमने कारणों में ये पढ़ा, उत्तर व्यवहारवाद के कारणों में ये पढ़ा कि व्यवहारवाद में मूल्यों की सार्थकता पर ध्यान नहीं दिया गया या मूल्यों की सार्थकता को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया। इसलिए
व्यवहारवाद के प्रत्युत्तर में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। तो उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देता है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देता है। नंबर 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवियों की भूमिका तो पहले वाले तीनों दृष्टिकोण में परंपरागत का समसामयिक दृष्टिकोण आने में ये कमी थी कि उसमें बुद्धिजीवियों पर ध्यान नहीं किया, बुद्धिजीवियों को मान सम्मान नहीं किया। व्यवहारवाद में भी ये बात आई कि बुद्धिजीवियों को पर्याप्त मान सम्मान नहीं किया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य लक्षण यह है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण रखी गई, बुद्धिजीवियों के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नंबर 6 है कर्मनिष्ठ विज्ञान। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान नहीं माना गया, इसलिए इसमें कर्म की सार्थकता पर ध्यान दिया गया, कर्म की सार्थकता को शामिल किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कर्मनिष्ठ विज्ञान है, उत्तर व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से कर्मनिष्ठ विज्ञान है। नंबर 7वां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण ऊपर पहले वाले तीनों दृष्टिकोणों में व्यवस्था को राजनीतिकरण नहीं किया गया, इसलिए इसमें व्यवस्था को राजनीतिक करने देने की कोशिश की गई। और क्योंकि जब तक सारे लोग सारी व्यवस्थाओं में राजनीति नहीं आएगी, या जो विद्वान व्यवसाय जो विद्वान राजनीति जानेंगे वो लोग अगर राजनीति में सीधा भाग नहीं लेंगे तो राजनीति के दृष्टिकोण को ठीक से नहीं समझा जा सकता। तो इससे पहले के दृष्टिकोण में जो बुद्धिजीवी थे वो राजनीतिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते थे, खुला भाग नहीं लेते थे। इसलिए इस दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को व्यवसाय का स्थान दिया गया। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए।